कोयल सी तेरी बोली ओ। एक गाना सुना होगा आपने, कोयल सी तेरी बोली ओ, कुकु कुकु कु। तो गाइस ये गाना वाना कुछ नहीं है, कोयल सी किसी की बोली नहीं लगती, बस एक है ना हॉर्मोन्स होते हैं जिसको है ना आवाज को भी कोयल की तरह बना देते हैं। ऐसा है नहीं, एक्चुअल में ये सारी आवाज़ें इरिटेटिंग होती हैं, क्योंकि मैंने साइंस के हिसाब से आपको बता रखा। चलिए अगर लेक्चर नंबर 5 है चैप्टर नंबर 3 का, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, जल्दी से खत्म कर देते हैं, इसको भी ज़्यादा टाइम नहीं लेते। हमसे कह रहा एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था चंद्रमा की सतह पर नहीं सुनने का रीज़न ये है कि चंद्रमा पर किसी तरह का कोई वायुमंडल नहीं है, तो हमारी साउंड जो है वो एयर के अंदर से जाएगी नहीं, क्योंकि वहाँ एयर है ही नहीं। हमारी साउंड अपने सहपाठी तक पहुँचाने के लिए हम माइक्रोफोन वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उत्पादित आवृत्ति ध्वनि आवृत्ति से अधिक होती है। नहीं भाई, ध्वनि प्रचारित करने का माध्यम ही नहीं है। ये किसने पूछा, यूपी पीसीएस ने 2013 में। कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती? सबसे पहली बात जो खास है भाई, ये क्वेश्चन गलत डिजाइन किया हुआ है। आप कहेंगे कि भाई आप क्वेश्चन गलत डिजाइन बता रहे हैं, भाई मैं कह रहा हूं ये क्वेश्चन गलत डिजाइन किया हुआ है। इसमें पूछा गया है कौन सी प्रक्रिया प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती, ऐसी कौन सी प्रक्रिया जो नहीं होती? तो लो मैं आपको बता देता हूं, एक्चुअल में प्रकाश वर्ड यहां से हटा दो, इसका जो आंसर है वो है ध्रुवण, क्योंकि परावर्तन भी होता है, विवर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है। प्रकाश के अंदर ये चारों ही होते हैं, लेकिन साउंड के अंदर ध्रुवण नहीं होता। साउंड के अंदर क्या नहीं होता, ध्रुवण। इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप समझ के चलें। मैं आपको देखो, मैं गूगल सर्च करके अभी हाथों हाथ दिखाता हूं, गूगल सर्च हो जाएगी भाई, गूगल सर्च करके दिखाता हूं। और मैं आपको दिखाता हूं पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ये आ गया। पोलराइजेशन जैसे आप इसकी इमेज पर क्लिक करेंगे तो देखो ये सारा का सारा पोलराइजेशन के इमेजेस हैं, सब पोलराइजेशन के। ये आप इस वाले इमेज को उठा लो, आप इस वाले इमेज को समझो ध्यान से, लो बड़ा करके दिखा रहा हूं मैं आपको, ये इमेज देखो आप, पोलराइजेशन की ये इमेज आप देखें यार, देखें समझे। इसमें क्या था, जो प्रकाश था एक्चुअल में प्रकाश आ रहा था, देखो ये प्रकाश आ रहा है, लेकिन जो पोलराइजर फिल्टर है उसने प्रकाश को सिर्फ एक ही दिशा में निकाला, जो बाकी अलग अलग दिशा में वाइब्रेशंस थे सबको रोक दिया इसने, है ना, लेकिन एक ही दिशा में वाइब्रेशंस को निकाला। तो भाई पोलराइज लाइट जो है वो पोलराइज हो जाती है, देखो लिखा हुआ ना पोलराइज लाइट, लाइट का पोलराइजेशन होता है। जब आप लाइट पढ़ोगे, स्पेशली लाइट का चैप्टर है 12th के अंदर, जब आप लाइट पढ़ोगे स्पेशली, तब आप उसको पोलराइजेशन को डिटेल में डिस्कस करोगे वहां कि पोलराइजेशन होता क्या चीज है। तो पोलराइजेशन पॉसिबल है लाइट के अंदर, लेकिन क्या चीज पॉसिबल नहीं है, बताओ क्या चीज पॉसिबल नहीं है? लाइट के अंदर चारों ही ऑप्शन थे, वहां पर चारों के चारों पॉसिबल है गाइस, देखो चारों के चारों पॉसिबल है। क्या प्रकाश के अंदर परावर्तन पॉसिबल है, प्रकाश के अंदर विवर्तन पॉसिबल है, प्रकाश के अंदर ध्रुवण पॉसिबल है, प्रकाश के अंदर अपवर्तन पॉसिबल है, लेकिन ध्वनि के अंदर विवर्तन भी हो जाएगा, परावर्तन भी हो जाएगा, अपवर्तन भी हो जाएगा, लेकिन ध्रुवण नहीं होगा। तो भाई प्रकाश के लिए नहीं है ये क्वेश्चन, डिजाइन गलत किया है जिसने भी किया, बहुत गलत किया। तो आई होप मेरी आपने बात समझ ली होगी। फिलहाल मेरा जो माइक है इसकी बैटरी डाउन हो रही है, बिलिंग कर रहा है, तो मैं पहले इसको सुधार लूं। नहीं, अभी रुक गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से, जिसमें हमसे क्या कह रहा है, देखो चिल्लाते समय अगर साउंड रुक जाए ना भाई मेरी पोस्टों पे, तो आप समझ लेना कि डाउन हो गई थी बैटरी। चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह के समीप रखता है, क्योंकि भाई आप बोलते हो तो जब आपको तेज बोलना होता है ताकि आपकी आवाज दूर जाए, तो आप इस तरह सकते हो, अबे कालिया है, इस तरह से आवाज देते हो। जो भी आप नाम पुकारते हो, कालिया, गोरिया ना, छिद्दा मिद्दा, तो आप इस तरह से आवाज, तो इसका मतलब ये है कि जो साउंड के वाइब्रेशंस इधर जाने थे उन्हें आप रोक रहे हो। आप चाह रहे हो कि साउंड के वाइब्रेशन बिल्कुल सीधे जाएं, तो इस हिसाब से उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा सिर्फ एक दिशा में इंगित होती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमसे कह रहा है डेसिबल का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके मापन के लिए किया जाता है? आपको बताया था मैंने, ध्वनि प्रदूषण के लिए। कहाँ लिखा हुआ है?
प्रकाश की गति के लिए, ध्वनि की तीव्रता के लिए, बिल्कुल सही। ध्वनि कितनी तीव्र है, कितना प्रदूषण कर रही है, उसके लिए डेसिबल का इस्तेमाल किया जाता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन, 10th का क्वेश्चन है। अगर आपने सीबीएसई से 10th कर रखा, सीबीएसई से, अब तो यूपी बोर्ड से कर लो, स्टेट बोर्ड के अंदर भी ये है। तो प्रतिध्वनि कहते हैं किसको, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं इको, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, सपोज दैट ये कोई एक रुकावट है, ऑब्स्टेकल है, और यहां से कोई बंदा बोल रहा है, ये बोल रहा है मुंह से अपने, चिल्ला के ना बोला तो इसकी आवाज गई इस तरह से, आवाज गई आगे को, आगे को आवाज जाने के बाद इस दीवार से टकराएगी और टकराने के बाद वापस आ जाएगी, तो वापस से इसे अपनी आवाज सुनाई देगी सेम उसी फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इस घटना को बोलते हैं इको। क्या बोलते हैं, इस घटना को बोलते हैं इको। तो ये है इको, इसको प्रतिध्वनि के नाम से जाना जाता है। हमसे कह रहा है प्रतिध्वनि का कारण क्या है, तो देखो लाइट ऐसे गई, सॉरी साउंड ऐसे गई और फिर वापस से आ गई, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। और इसने परावर्तित किया है, परावर्तित किया, इसने साउंड को क्या किया है, परावर्तित, इसने ही उस साउंड को रिफ्लेक्ट किया, वापस भेजा है। तो भाई ये घटना कौन सी हो गई एक्चुअल में, घटना बताओ, ये हो गई परावर्तन। ध्वनि के परावर्तन की वजह से। अपवर्तन का मतलब ये होता है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती चली गई, लेकिन परावर्तन का मतलब होता है कि उसके पास वापस से लौटकर आ गई। अब यहां से अगर कुछ बात आपको अपडेट करा दूं, तो ये अपडेट कराने के लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है इंपॉर्टेंट, एक्चुअल में हमारे कान पर जो एक साउंड का असर रहता है वो रहता है 1/10 सेकेंड तक। हमारे कान पर, हमारे कान पर किसी ध्वनि का असर 1/10 सेकेंड तक रहता। कितने सेकंड तक रहता है, 1/10 सेकेंड तक। 1/10 सेकेंड के बाद, 1/10 सेकेंड के बाद फिर हम दूसरी ध्वनि को सुन पाते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया, इंपॉर्टेंट बात है, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपको इको सुनना है, प्रतिध्वनि सुनना है, तो 1/10 सेकेंड के बाद ही साउंड आपके कान तक आए, तब तो आप उसे अलग अलग पहचान लोगे कि हाँ ये वाली साउंड जो मैंने बोली वो कौन सी थी और जो आई वो कौन सी थी, क्योंकि आपने 1/10 सेकेंड के बाद उसको सुना। लेकिन अगर 1/10 सेकेंड से पहले ही वो साउंड आ जाएगी तो आप उसे अलग नहीं कर सकते। इसको बोलते हैं रिवर्बिरेशन। साइंस के अंदर ये भी एक फिनोमेना है। जैसे कुएं के अंदर आप आवाज दो वो कलोटे, तो आपको उसकी आवाज जो है ना अलग अलग सुनाई नहीं देगी, एकदम गूंज सी जाएगी। लेकिन आपने बोला कलोटे और कुछ देर बाद आपको आवाज आई कलोटे, तो इसका मतलब ये है कि आपने दोनों आवाजों को बिल्कुल अलग अलग टाइम पे सुना। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक साउंड का असर जो आपने बोला था 1/10 सेकेंड तक था, तो उसके पूरे होने के बाद आपके पास दूसरी साउंड आई जो कि टकरा के नीचे से आई है। तो आपने इन दोनों को अलग अलग सुना तो बन गया इको। तो इको बनने के लिए जो हमें कम से कम, एट लीस्ट कम से कम समय अंतराल चाहिए दोनों साउंडों के बीच में, वो 1/10 सेकेंड चाहिए, जिसको हम 0.1 सेकेंड भी कहते हैं। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। ये जो मैंने कलोटे वलोटे कहा है सिर्फ मजाक के लिए कहा है, कोई भी आए इस पर दिल पर ना ले, दिल पर ना ले। मतलब एक मुझे हंसी भी आ रही है, अफसोस भी हो रहा है कि यार कोई पर्सनली इसको ना ले, है ना, कि आप जो है ना डिस्टिंग्विश कर रहे हो गोरे और कलोटे। भाई ऐसा नहीं, एक मजाक, एक हंसी के लिए बस बोल दिया। चलो मुझे बोल दो, है ना, टकले। चलो आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये वाली बात आपने समझ ली। तो इको के लिए जो टाइम इंटरवल चाहिए वो कितना चाहिए, 0.1 सेकेंड का। आई होप आपने ये बेसिक चीजें समझ ली होंगी। अब देखो कितना अच्छा इस्तेमाल होगा, कितना अच्छा इस्तेमाल होगा उसको आप देखें। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तक तल व ध्वनि स्रोत के बीच न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। यहां परावर्तक तल था, ये परावर्तक तल, और यहां से सोर्स था। सोर्स सही करके बना देते हैं, सोर्स बना देता हूं, बहुत ही सुंदर सा सोर्स बनाऊंगा। सोर्स ये है ना, जिससे जो है साउंड निकल रही है। अब यहां से यहां तक गई, सपोज दैट डी दूरी तय करी, तो जाने के बाद साउंड वापस भी तो आएगी, वापस आने वाली साउंड का अलग कलर, वापस भी तो आएगी। तो साउंड गई डी और फिर आई भी डी,
तो इसका मतलब साउंड ने जो दूरी तय की है वो कितनी कर दी, टोटल दूरी तय कर ली उसने साउंड ने 2D। ऐसा करने के लिए हमें जो समय चाहिए सुनने का वो कम से कम 0.1 सेकेंड, जिसको हम 1/10 सेकेंड कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्पष्ट ई को समझने के लिए या सुनने के लिए 1/10 सेकेंड या उससे ज्यादा समय चाहिए। 1/10 सेकेंड से कम हुआ तो हम ई को नहीं पहचान पाएंगे, कम से कम 1/10 सेकेंड या इससे थोड़ा सा ज्यादा चल सकता है। तो टाइम कितना लगा आपको, समय लगना चाहिए 1/10 सेकेंड, 1/10 सेकेंड। देखो आपके पास दूरी भी है समय भी है, और आपने एक फॉर्मूला पढ़ रखा, क्या पढ़ रखा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। नहीं पढ़ रखा तो भाई मेरी 11th की वीडियो जाकर देख लें, प्रिपरेशन अड्डा अकेडमिक सर्च कर लें। चाल कितनी होती है, 340 मीटर प्रति सेकंड। दूरी कितनी गई है 2D, और ऐसा करने में समय जो लगा है 1/10 सेकेंड। नीचे वाली चीज इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगी, तो 340 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/10 से, क्योंकि पूरा का पूरा नंबर इधर को आया, और ये हो जाएगा 2D। 0 से 0 कट गया, और 2 जो है 34 को 17 बार काट देगा, तो यहाँ से D की वैल्यू आ गई 17 मीटर। गाइस बहुत सारे टीचर, मुझे नहीं कहना चाहिए, आपको डायरेक्ट याद करा देते हैं कि एक ई को पाने के लिए आपको 17 मीटर का हॉल चाहिए, 17 मीटर के डिस्टेंस चाहिए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करता भाई, मैं लॉजिक के पीछे भागता हूँ। इसलिए हो सकता है आपको मेरे लेक्चर पसंद नहीं आए, क्योंकि मैं डीप डिस्कशन लेकर चलता हूँ चीज़ों का। तो ये जो आंसर बना आपका बना 17 मीटर का, तो कम से कम 17 मीटर आपको डिस्टेंस चाहिए एक प्रॉपर इको के लिए। अगर इससे कम डिस्टेंस होगी तो आपका इको नहीं बन पाएगा, जाओ लिख लो बात। तो 46 का आंसर हो जाएगा बी। अगर कोई कहे हमारा इको बन गया, तो मैं कहूँगा वो इको नहीं है, वो रिवर्बरेशन है ना। चलिएगा, उसमें स्पष्ट आवाज नहीं आती है। 46 में का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमसे कह रहा है रडार किस कार्य प्रणाली सिद्धांत पर आधारित है। भाई ये भी परावर्तन करता, कैसे परावर्तन करता, सपोज दैट ये एक टावर है, ये एक टावर है और यहां पर लगा हुआ है रडार, और यहां पर कोई एक एरोप्लेन आ रहा है, ऐसे मान लेते हैं एरोप्लेन है, एरोप्लेन ये आ रहा है, तो रडार पता लगा लेता है एरोप्लेन का। कैसे लगाएगा पता, ये ऐसे लगाएगा क्योंकि रडार से लगातार साउंड वेव्स निकलती हैं, ये जा रही है, ये रडार से निकल रही है, टकराई एरोप्लेन से, जैसे ही एरोप्लेन से टकराई तुरंत ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगी यहां से वापस। हमारे रडार के अंदर ट्रांसमीटर भी होता है, रिसीवर भी होता है, इसने ट्रांसमिट भी किया और बाद में रिसीव भी किया, उससे ये पता लगा लेगा कि इस एरोप्लेन की स्पीड कितनी है, स्पीड का पता लगा लेगा, साथ में पता लगा लेगा कि किसका अल्टीट्यूड कितना है, ये हाइट कितनी हाइट पर उड़ रहा है, इन दोनों चीजों का पता लगा लेगा। लेकिन कुल मिलाकर जो घटना हुई है वो परावर्तन तो हुई है, लाइट गई, साउंड जो है वापस टकरा के आ गई, तो इसको बोलते हैं परावर्तन। तो रेडियो तरंगों का क्या होगा, परावर्तन। तो ये हो जाएगा आंसर बी। 47 के बाद में 48वां क्वेश्चन, किसी प्रतिध्वनि को सुनने के लिए मूल आवाज और प्रतिध्वनि के बीच समय अंतराल क्या होना चाहिए, 1/10 सेकेंड से अधिक। 1/10 सेकेंड भी चल जाएगा, लेकिन 1/10 सेकेंड से ज्यादा होगा तो अच्छे से ई को सुनाई देगा। अगला क्वेश्चन जो कि सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे ऑडिटोरियम की दीवारें, छत व फर्श किसी रेशेदार पदार्थ, कालीन, गिलास, फाइबर आदि से ढके रहते हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है। आपने देखा होगा कि अगर आपका एक कमरा है और बिल्कुल खाली है, अगर आप उसमें बोलोगे तो उसमें रिवर्बरेशन सुनाई देगा, आवाज टकरा के बार बार आपके पास आएगी। अगर मैं ये माइक ना लगाऊं और एक सस्ता वाला माइक लगा लूं, ये माइक तो एक्चुअल में बहुत महंगा 25,000 रुपए का माइक है, सिनाइजर कंपनी का ME3, लेकिन अगर मैं एक लोकल माइक ले लेता हूं 2,000-3,000 रुपए का, तो क्या होगा, मेरी साउंड दीवार पर जा रही है, दीवार से टकरा कर वापस मेरे पास भी आ रही है, तो वो क्या होगी, वो मेरा माइक उस साउंड को ही पकड़ेगा, तो कुल मिला के आपको आवाज क्लियर सुनाई नहीं देगी अगर मैं एक लोकल माइक इस्तेमाल करता हूं, या आप एक खाली कमरे के अंदर और बोल रहे हैं तो गूंजेगी आवाज, तो भाई उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। इको बन जाएगी अगर 17 मीटर के डिस्टेंस पर आप हो तो। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपको अपने इस हॉल के अंदर आवाज को नहीं गूंजने देना है तो क्या करना पड़ेगा, या तो आप पूरी दीवार पे फाइबर लगा दो, सब दीवारों पे फाइबर लगा दो। अगर फाइबर लगा दोगे तो फिर ऐसा क्या होगा कि फाइबर जो है वो उस गूंजन को खत्म कर देगा। तो एक्चुअल में क्या होता है, जब हम बोलते हैं तो साउंड टकरा कर वापस आती है। अगर हम ये कहें कि यार कोई ऐसी चीज लग जाए जो साउंड को एब्जॉर्ब कर ले, जो वाइब्रेशंस हैं उनको सोख ले, एब्जॉर्ब कर ले, जब वाइब्रेशंस एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो रिफ्लेक्शन बंद हो जाएगा,
तो हम यही करते हैं, हम रिफ्लेक्शन को रोकने के लिए, है ना, ऑडिटोरियम जब मूवी देखने के लिए आते हो तो ऑडिटोरियम वगैरह या फिर, है ना, सिनेमा हॉल जो होता है सबकी दीवारें बिल्कुल एकदम अच्छे से, एक अच्छे जो एब्जॉर्बर होते हैं ना उनसे बिल्कुल पैक हुई होती है, ताकि आवाज़ रिफ्लेक्ट कहीं से ना हो, क्योंकि अगर आवाज़ रिफ्लेक्ट हो गई तो सारा का सारा मज़ा बिगड़ जाएगा। तो इसका क्या होगा, ध्वनि का अवशोषण करके प्रतिध्वनि को रोकने के लिए, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर, जिसमें हमसे कह रहा है ध्वनि का प्रभाव मानव कान पर कितने समय तक रहता है। बताया था आपको 1/10 सेकंड तक, 1/10 सेकंड के बाद फिर हम दूसरी ध्वनि को अच्छे से सुन पाते हैं, अगर सुनना ही है तो, है ना। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा, अगर आपको इको भी चाहिए तो 1/10 सेकंड के बाद अगर रिफ्लेक्टेड साउंड सुनोगे तो आपको वो इको का रूप दे जाएगी। लेकिन अगर आप 10 सेकंड से पहले ही सुन लेते हैं, 1/10 सेकंड से पहले ही सुन लेते हैं, तो फिर भाई वो रिवर्बरेशन बन जाएगा, फिर वो भाई इको नहीं बनेगा। आई होप आपकी बात नहीं समझ में आ गई है। मैं किसी पर्सनली नहीं कह रहा था, किसी को भी पर्सनली मैंने कलोटे नहीं कहा, एक मजाक के तौर पे बोल दिया, है ना। सब एक अलग अलग होता तो भाई ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है, नॉर्मल बच्चे बोलते रहते तो मैंने भी बोल दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि इसमें एंजॉय भी किया आपने और चीज़ों को बारीकी से समझा। चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर की तरफ को, तब तक के लिए बाय बाय।